हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स जिसका पेपर कोड है 08 उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। टुडे विल बी द लास्ट क्लास, इससे हमारी यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज इन बिजनेस। देखो, बिजनेस में प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एकदम गेम चेंजर है। ये डिसाइड करती हैं कि प्रोडक्ट्स या सर्विस का इनिशियल प्राइस क्या होगा, मार्केट में कैसे एंट्री करनी है और प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज करने हैं। हर स्ट्रेटेजी का अपना वाइब है। कोई हाई प्राइस से शुरू करती है, कोई लो प्राइस से मार्केट कैप्चर करती है और कोई डिमांड के हिसाब से प्राइस एडजस्ट करती है। आज हम 3 मेन स्ट्रेटेजीज जो पेपर में पूछी जाती हैं, प्राइस स्किमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन और पीक लोड प्राइसिंग और कुछ बोनस स्ट्रेटेजी लाइक रैमसे, कॉस्ट प्लस, मार्जिनल कॉस्ट को कवर अप करेंगे। ठीक है जी। तो इस टॉपिक में हम जो देखेंगे, नंबर 1 प्राइस स्किमिंग, हाई प्राइस से शुरुआत फिर ग्रेजुअली लो करो। प्राइस पेनिट्रेशन, लो प्राइस से मार्केट में घुसना। थर्ड, पीक लोड प्राइसिंग, डिमांड के हिसाब से हाई और लो प्राइसेस को रखना। और इसमें कुछ सप्लीमेंट्री स्ट्रेटेजीज लाइक रैमसे, कॉस्ट प्लस और मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग का फंडा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्राइस स्किमिंग? प्राइस स्कीमिंग वो स्ट्रेटेजी है जहां फर्म एक न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए हाई इनिशियल प्राइस सेट करती है और धीरे धीरे प्राइस को लोअर करती है। ये स्ट्रेटेजी तब यूज होती है जब प्रोडक्ट यूनिक या कटिंग एज है, से कह लो न्यू टेक्नोलॉजी या लग्जरी आइटम है, अर्ली अडॉप्टर या प्रीमियम कस्टमर हाई प्राइस देने को रेडी होते हैं, तब ये स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। स्कीमिंग का मतलब है हाई प्राइस से शुरू करके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना और जब कंपटीशन बढ़े या प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स का डिमांड आए तब प्राइस को घटा दो। दैट इज द प्राइस स्कीमिंग और अकेला स्कीमिंग का मीनिंग। हम प्राइस स्कीमिंग काम कैसे करती है? नंबर 1, हाई इनिशियल प्राइस। जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है, फर्म हाई प्राइस रखती है ताकि अर्ली अडॉप्टर यानी जो पहले ट्राई करना चाहते हैं उनसे मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। ये सेगमेंट डिमांड इन इलास्टिक होती है, उन्हें प्राइस से ज्यादा प्रोडक्ट का नोवेल्टी या स्टेटस चाहिए, उन्हें प्राइस से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड आता है ग्रेजुअल प्राइस रिडक्शन। टाइम के साथ जब कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आते हैं या अर्ली अडॉप्टर्स का डिमांड सेटिस्फाई हो जाता है, फर्म प्राइस लोअर करती है। ठीक है जी। ये प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है और मार्केट शेयर बढ़ाती है। ठीक है। स्टेप नंबर 3 आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। शुरू में हाई मार्जिन से बड़ा प्रॉफिट मिलता है, बाद में वॉल्यूम सेल से रेवेन्यू मेंटेन होता है। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट चले, ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्राइस स्कीमिंग के? नंबर 1, मैक्सिमाइज इनिशियल प्रॉफिट्स। हाई प्राइस से अर्ली अडॉप्टर का पैसा निकालना, उनसे पैसा निकलवाना। सेकेंड, कैपिटलाइज ऑन इन इलास्टिक डिमांड। जो कस्टमर प्रीमियम पे कर सकते हैं उनका फायदा उठाना। थर्ड, मार्केट पेनिट्रेशन ओवर टाइम। प्राइस घटा के ब्रॉडर कस्टमर बेस को टारगेट करना। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, सोचो एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होता है विद यूनिक फीचर से, फोल्डेबल स्क्रीन है उसकी। कंपनी पहले 1 लाख रुपए का प्राइस रखती है, अर्ली अडॉप्टर्स जो टेक्नोलॉजी एंथुसियास्टिक है, टेक एंथुसियास्टिक है, वो उसे खरीद लेंगे। 6 मंथ्स बाद प्राइस 80,000 हो जाता है ताकि मिडिल क्लास बायर भी खरीदे। ये स्कीमिंग की बेस्ट एग्जांपल है। अब आता है प्राइस स्कीमिंग क्यों, व्हाई प्राइस स्कीमिंग वर्क्स। ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड, नंबर 1, अर्ली अडॉप्टर्स के लिए प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती। सेकेंड, रिकवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। न्यू प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट का कॉस्ट हाई होता है, स्कीमिंग से ये जल्दी रिकवर हो जाता है। थर्ड आता है मार्केट सेगमेंटेशन। हाई प्राइस से प्रीमियम सेगमेंट यानी लो प्राइस से मास सेगमेंट टारगेट होती है। ठीक है जी। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें, कॉम्पिटिटर्स जल्दी कॉपी कर सकते हैं, तो हाई प्राइस फेज शॉर्ट हो सकता है, यानी बहुत कम टाइम के लिए होता है। प्राइस सेंसिटिव कस्टमर शुरू में दूर रह सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस पेनिट्रेशन। सबसे पहले व्हाट इज प्राइस पेनिट्रेशन? प्राइस पेनिट्रेशन प्राइस स्कीमिंग का ऑपोजिट है। यहां फर्म लो इनिशियल प्राइस सेट करती हैं ताकि मार्केट शेयर जल्दी कैप्चर हो, बड़ा कस्टमर बेस जल्दी बन जाए। अगर ये स्ट्रेटेजी तब यूज होती है जब मार्केट कॉम्पिटिटिव है, ब्रांड इस्टेब्लिश करना हो, आपने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज करना हो। ठीक है जी। पेनिट्रेशन का मतलब होता है लो प्राइस से मार्केट में घुसना, इवन इफ शुरू में प्रॉफिट्स कम भी मिले तो वो भी जायज है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अब पेनिट्रेशन काम कैसे करती है। नंबर 1, लो इनिशियल प्राइस। फर्म अपना प्राइस मार्केट के ऑनगोइंग प्राइस से कम रखती है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। ये प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को खींचते हैं और ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करते हैं।
सेकेंड आता है गेन मार्केट शेयर, लो प्राइस से सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है और फर्म मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाती है, कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स भी शिफ्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है ग्रेजुअल प्राइस इंक्रीजेस, एक बार मार्केट शेयर कैप्चर हो जाए फर्म प्राइस धीरे धीरे से बढ़ा सकती है या प्रीमियम प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकती है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की प्राइस पेनिट्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कस्टमर बेस को बिल्ड करना, लो प्राइस से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करना, इस्टेब्लिश करना ब्रांड को, न्यू मार्केट्स में ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, काउंटर कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के मार्केट शेयर को चैलेंज करना। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, सोचो एक न्यू सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड मार्केट में आता है, वो अपना 500 ml बॉटल 20 रुपए में बेचता है जबकि कॉम्पिटिटर्स 30 रुपए में लेते हैं। लो प्राइस से कस्टमर ट्राई करते हैं, ब्रांड पॉपुलर होता है और बाद में 25 से 30 रुपए हो जाता है, यानी बराबर प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाई प्राइस पेनिट्रेशन वर्क्स। नंबर 1, अट्रैक्ट्स प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, लो प्राइस से मास मार्केट टारगेट होती है। सेकेंड आता है बैरियर्स फॉर कॉम्पिटिटर, बड़ा मार्केट शेयर न्यू एंट्रेंट्स के लिए मुश्किल बनता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाई सेल्स वॉल्यूम से पर यूनिट कॉस्ट है जो वो घट जाती है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, शुरू में लो प्रॉफिट्स या लॉसेस हो सकते हैं, प्राइस वॉर ट्रिगर हो सकती है इफ कॉम्पिटिटर भी प्राइसेस घटाने लग जाए। ठीक है, थर्ड मेन स्ट्रेटेजी आती है पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग वो स्ट्रेटेजी है जहां फर्म पीक डिमांड पीरियड्स में हाई प्राइसेस और ऑफ पीक पीरियड्स में लो प्राइसेस चार्ज करते हैं। ये इंडस्ट्रीज में यूज होती है जहां डिमांड फ्लक्चुएट करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज या टेलीकॉम सेक्टर कह लो। अगर हम इसके बात करें कि ये गोल की बात करें तो पीक पीरियड्स में रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होती है, ऑफ पीक पीरियड्स में लो प्राइसेस से डिमांड को शिफ्ट करना और रिसोर्सेज का बेटर यूज करना, ये इसके मेन गोल्स हैं। अब ये पीक लोड प्राइसिंग काम कैसे करती है? नंबर 1, हाई प्राइसेस ड्यूरिंग पीक पीरियड। जब डिमांड हाई होती है लाइक फेस्टिवल सीजन या इवनिंग आवर, तो फर्म हायर प्राइसेस सेट करती हैं क्योंकि कस्टमर्स पे करने को रेडी होते हैं। ये लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक सीड्स, बैंडविड्थ या इलेक्ट्रिसिटी का आपका ऑप्टिमल यूज करते हैं। सेकेंड आता है लो प्राइसेस ड्यूरिंग ऑफ पीक पीरियड। जब डिमांड लो होती है लाइक वीकडेज या लेट नाइट्स, फर्म लो प्राइसेस रखती हैं ताकि कस्टमर कंजम्पशन शिफ्ट करे, ये अनयूज्ड कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हैं। तीसरा आता है बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई। पीक लोड प्राइसिंग डिमांड को स्प्रेड करती है ताकि सिस्टम ओवरलोड ना हो और एफिशिएंसी बनी रहे। ठीक है जी, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, पहला रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना, पीक पीरियड्स में हाई प्राइसेस से ज्यादा प्रॉफिट होता है। रिसोर्सेज को मैनेज करना, लिमिटेड कैपेसिटी का एफिशिएंट यूज करना, डिमांड को शिफ्ट करना, ऑफ पीक कंजम्पशन को इंकरेज करना। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं, सोचो एक एयरलाइन पीक सीजन लाइक दिवाली या क्रिसमस में टिकट प्राइसेस 20,000 रुपए रखती है, पर ऑफ सीजन लाइक जनवरी में 10,000 रुपए। ये पीक लोड प्राइसिंग है, पीक में रेवेन्यू मैक्सिमम होता है और ऑफ पीक में सीट्स फिल होती हैं। ठीक है जी, अब आता है नेक्स्ट, होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया। व्हाई पीक लोड प्राइसिंग वर्क्स। नंबर 1, रेवेन्यू ऑप्टिमाइज करना, पीक डिमांड से ज्यादा प्रॉफिट होता है। रिसोर्स एफिशिएंसी, लिमिटेड कैपेसिटी का बेस्ट यूज करना, डिमांड को मैनेज करना, ओवर क्राउडिंग या शॉर्टेजेस से बचना। अगर चैलेंजेस की बात करें, कस्टमर्स पीक प्राइसेस से नाराज हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग सिस्टम्स मैनेज करना कहीं ना कहीं टफ हो सकता है। ठीक है, अब आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन पीक लोड। ये एक चीज आप ध्यान से सुनो, देखो जब फर्म पीक डिमांड मीट करने के लिए फास्टर ट्रांसपोर्ट मोड से लाइक एयर फ्राइट यूज करती है, इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर होती है, पर ये इन्वेंट्री कॉस्ट घटाती है क्योंकि गुड्स जल्दी वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं। ये पेपर में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या कह लो जो स्ट्रेटेजीज है जो पेपर में पूछी जाती हैं, उसमें नंबर 1 आती है रैमसे प्राइसिंग। रैमसे प्राइसिंग यानी ये प्राइस डेरिवेशंस फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी मतलब अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, यानी प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रखा जाता है। अगर डिमांड इलास्टिक है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के क्लोज रखा जाता है ताकि सेल्स वॉल्यूम हाई रहे। अगर इसके गोल की बात करें तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना वाइल कवरिंग कॉस्ट रैमसे प्राइसिंग का गोल है। सेकेंड आती है हमारे पास कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ये एक फुल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जहां प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड प्लस वेरिएबल प्लस मार्कअप जो आपका टारगेट प्रॉफिट है, कॉम्पिटिशन इलास्टिसिटी या सब्स्टिट्यूट्स के हिसाब से। ठीक है, ये प्रोडक्ट टेलरिंग के लिए सूटेबल है क्योंकि कस्टम प्रोडक्ट्स के कॉस्ट कैलकुलेट करना इजी होते हैं और मार्कअप फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं देता है। ठीक है,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग यानी प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के कॉस्ट के इक्वल रखा जाता है। ये तब यूज होता है जब डिमांड स्लैक है यानी कम डिमांड है, मार्केट कॉम्पिटिटिव है। अगर मैं इसके गोल की बात करूं, वेरिएबल कॉस्ट कवर करना और फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ कंट्रीब्यूट करना। अब इसको क्यों यूज करते हो? पेरिशेबल गुड्स या सर्विसेज, जब इन्वेंट्री या कैपेसिटी वेस्ट हो सकती है लाइक अनसोल्ड एयरलाइन सीट्स, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग रेवेन्यू जनरेट करती है उस टाइम पे। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, स्लैक डिमांड में मार्केट शेयर को रिटेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। लिमिटेशंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं होती। ठीक है जी। सो अगर मैंने जितना करवाया इसको अगर कंक्लूड करूं तो जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो बिजनेस का दिमाग है। प्राइस स्कीमिंग न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए हाई प्रॉफिट्स देती है बाय टारगेटिंग अर्ली एडॉप्टर्स। प्राइस पेनिट्रेशन लो प्राइसेस से मार्केट शेयर को कैप्चर करती है, परफेक्ट फॉर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। पीक लोड प्राइसिंग डिमांड फ्लक्चुएशंस को मैनेज करती है, रेवेन्यू और रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करती है। जो रैमसे, कॉस्ट प्लस और मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है ये स्पेसिफिक सिनेरियो में फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जैसे इन इलास्टिक डिमांड, कस्टम प्रोडक्ट्स या स्लैक डिमांड के टाइम पे। ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब आती है एक ये क्वेश्चन इसमें से बहुत बार आया है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज फॉर न्यू प्रोडक्ट। देखो जब बात आती है एक न्यू प्रोडक्ट के प्राइसिंग की जो मार्केट में एकदम यूनिक है और जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, तो फर्म्स को एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप चाहिए जो प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के हर स्टेज के लिए काम करे। एक नई प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल यूजली 4 स्टेजेस में होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। हर स्टेज में अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और प्रैक्टिसेस चाहिए ताकि प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो, मार्केट शेयर बने और कंपटीशन से बचा जाए। ये टॉपिक इस रोड मैप को एक्सप्लेन करता है, लाइक जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जो आप अब ये जो मैंने अभी आपको बताया उसको एक्सप्लेन करता है, और साथ ही कुछ एडिशनल प्राइसिंग प्रैक्टिसेस जैसे प्राइस सीलिंग और ब्लैक मार्केटिंग के इम्पैक्ट्स को भी हम कवर करेंगे। अब जो हम करने जा रहे हैं, नंबर 1 करेंगे स्कीमिंग प्राइसिंग। हाई प्राइस से शुरुआत फॉर अर्ली अडॉप्टर, ये मैं वैसे बता भी चुका हूँ। ग्रेजुअल प्राइस राइज और रिडक्शन, प्रोडक्ट के ट्रैक्शन के हिसाब से प्राइस एडजस्ट करना। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और मार्केट सेगमेंटेशन, ग्रोथ फेज में इनहैंसमेंट्स और टारगेटिंग करना। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में जो आपका मेन प्रोडक्ट है सस्ता और कंज्यूमेबल्स को कॉस्टली करना। अदर प्रैक्टिसेस की बात करें, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, प्राइस लाइनिंग और प्राइस सीलिंग का फंडा, ये सारे करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। सो स्टार्ट करते हैं अगेन स्कीमिंग पॉलिसी के थ्रू। वैसे तो ये करवा दिया मैंने, एक बार फिर कर लेते हैं। स्कीमिंग प्राइसिंग वो स्ट्रेटेजी है जहां फर्म एक न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च पे हाई इनिशियल प्राइस सेट करती है, खास तौर पे जब प्रोडक्ट यूनिक है और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये स्ट्रेटेजी अर्ली अडॉप्टर्स यानी वो कस्टमर जो नए प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम पे करने को रेडी होते हैं को टारगेट करते हैं। अब कैसे काम करती है? लॉन्च पे हाई प्राइसेस रखा जाता है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। जब प्रोडक्ट मार्केट में सेटल हो जाता है या कंपटीशन आता है, प्राइस धीरे धीरे लोअर किया जाता है ताकि ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, नंबर 1 मैक्सिमाइज इनिशियल प्रॉफिट, हाई मार्जिन से शुरू में बाद बड़ा रेवेन्यू आपको अर्न होगा। टारगेट प्रीमियम सेगमेंट, अर्ली अडॉप्टर या हाई इनकम कस्टमर्स का फायदा उठाना। रिकवर करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, न्यू प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट का हाई कॉस्ट जल्दी कवर हो जाता है क्योंकि इनिशियली आपके प्रॉफिट्स बड़े हाई होते हैं। अब स्कीमिंग, अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इसको डिस्कस करें, पहले आती है इंट्रोडक्शन स्टेज। जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, डिमांड इनइलास्टिक होती है, कस्टमर प्राइस से ज्यादा नोवेल्टी या एक्सक्लूसिविटी चाहते हैं। हाई प्राइस अर्ली अडॉप्टर्स को अट्रैक्ट करता है और ब्रांड को प्रीमियम पोजीशनिंग देता है। अगर मैं इसके आपको एग्जांपल दूं, एक न्यू गेमिंग कंसोल लॉन्च होता है विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कंपनी पहले 50,000 रुपए का प्राइस रखती है। गेमर्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं वो खरीद लेते हैं, एक साल बाद प्राइस 40,000 हो जाता है ताकि मास मार्केट भी खरीदे। ठीक है। अब स्कीमिंग काम कैसे करती है? इसमें इनइलास्टिक डिमांड है। अर्ली अडॉप्टर्स के लिए जो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रांड पोजीशनिंग, हाई प्राइस प्रोडक्ट को प्रीमियम और एक्सक्लूसिव बनाता है। मार्केट की एंट्री, नो सब्स्टिट्यूट्स का फायदा उठाकर आपका स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलता है आपको। अगर इसमें चैलेंजेस को डिस्कस करें, कॉम्पिटिटर्स जल्दी सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं तो हाई प्राइसेस फेस शॉर्ट हो सकता है। मार्केट जो आपके प्राइस सेंसिटिव कस्टमर शुरू में दूर रह सकते हैं, लिमिटेड इनिशियल मार्केट रीच हो सकती है। अब सेकंड स्टेज आती है, क्यों ग्रेजुअल राइज किया जाता है प्राइस में। ठीक है जी।
जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ स्टेज में जाता है और मार्केट में ट्रैक्शन यानी एक्सेप्टेंस मिलता है, फर्म प्राइस धीरे धीरे बढ़ा सकती है क्योंकि प्रोडक्ट की यूनिकनेस और डिमांड स्ट्रांग होती है। कस्टमर्स अब ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं और थोड़ा ज्यादा पे करने को रेडी होते हैं। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का एडवांटेज अभी भी है, तो प्राइसिंग पावर कहीं ना कहीं रहती है। अब ये चीज काम कैसे करती है? फर्म प्राइस इंक्रीमेंटली बढ़ाती हैं ताकि रेवेन्यू और मार्जिन इंप्रूव हो सके। ये स्ट्रेटेजी तब काम करती है जब प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक रहता है और कंपटीशन अभी फुली एंटर नहीं हुआ, नहीं किया कह लो, समझ लो। अब ये ग्रेजुअल जो प्राइस राइज है वो काम कैसे करता है? ये कैपिटलाइज करता है ऑन डिमांड, यानी स्ट्रॉन्ग डिमांड और ब्रांड लॉयल्टी से हायर प्राइसेस जस्टिफाई होते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ, इंक्रीमेंटल प्राइस हाइक मार्जिन बढ़ाते हैं बिना सेल्स को घटाए, मार्केट को कंट्रोल करते हैं, नो सब्स्टिट्यूट्स का फायदा उठाकर मार्केट डोमिनेंस बनाए रखती है। ठीक है जी। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें, अगर प्राइस ज्यादा जल्दी बढ़ेगा तो कस्टमर अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स की एंट्री से प्राइसिंग पावर कहीं ना कहीं घट सकती है। ठीक है। थर्ड आता है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट को और बेहतर करना जरूरी है ताकि कस्टमर्स का इंटरेस्ट बना रहे, कॉम्पिटिटर्स के सिमिलर प्रोडक्ट से डिफरेंशिएशन मेंटेन हो, हाई प्राइसेस जस्टिफाई हो सके। ठीक है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में फोकस होता है न्यू फीचर्स पे, प्रोडक्ट में इनहेंसमेंट लाइक बेटर बैटरी लाइफ, न्यू टेक्नोलॉजी लाना, क्वालिटी अपग्रेड्स दो, ड्यूरेबिलिटी या परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो, यूजर एक्सपीरियंस, एस्थेटिक्स या यूजेबिलिटी को बढ़ाना। अगर अब वाई इज राइजिंग कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर इनकम क्यों राइज हो रही? देखो, जब कंज्यूमर इनकम राइज होती है, जैसे 2025 में इंडिया का जो मिडिल क्लास का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, डिमांड फॉर लो इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट लाइक जो लग्जरी या हाई क्वालिटी होते हैं वो बढ़ती है। फर्म्स इसके रिस्पॉन्स में प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे फोकस करती हैं ताकि हाई इनकम कस्टमर्स को टारगेट कर सके। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक बेसिक स्मार्टफोन ब्रांड जब कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा होता है वो बेटर कैमरास या 5G फीचर्स ऐड करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आता है मार्केट सेगमेंटेशन का, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, मार्केट सेगमेंटेशन में फर्म अलग अलग कस्टमर ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, लाइक डेमोग्राफिक के बेसिस पे, एज, इनकम, लोकेशन के बेसिस पे, प्रेफरेंसेस लाइक फीचर्स या बेनिफिट के हिसाब से, मार्केटिंग एफर्ट्स, टेलर्ड एड्स देना, प्रमोशंस या पैकेजिंग, ये ग्रोथ फेज में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट वेरिएंट्स बनाए जा सकते हैं, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, प्रीमियम सेगमेंट के लिए हाई प्राइस, बजट सेगमेंट के लिए लो प्राइस सेट किए जा सकते हैं। अब वाई प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड सेगमेंटेशन वर्क, ये चीजें काम क्यों करती हैं? ठीक है जी। सस्टेन्स डिमांड, नंबर वन, न्यू फीचर्स और वेरिएंट्स कस्टमर्स का इंटरेस्ट रखते हैं। सेकंड, टारगेट्स डाइवर्स मार्केट्स, सेगमेंटेशन से हर कस्टमर ग्रुप को कुछ ना कुछ तो मिलता है। थर्ड, जस्टिफाइज प्राइस, इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हाई प्राइसेस के लिए रीजन देते हैं। ठीक है, जस्टिफिकेशन मिल जाती है। अगर इसके चैलेंजेस की बात करें, इंप्रूवमेंट्स का कॉस्ट हाई हो सकता है, सेगमेंटेशन में मार्केटिंग और प्रोडक्शन कम्प्लेक्सिटी जो है वो आपकी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। अब आगे आता है ग्रेजुअल रिडक्शन इन प्राइस मैच्योरिटी में। व्हाई ग्रेजुअल प्राइस रिडक्शन? देखो, जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचता है, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आते हैं या सब्स्टिट्यूट दिखने लग जाते हैं, तब फर्म को प्राइस धीरे धीरे घटाना पड़ता है ताकि मार्केट शेयर रिटेन हो सके, कस्टमर एट्रीशन यानी कस्टमर्स का कॉम्पिटिटर के पास जाना रोका जा सके, सेल्स वॉल्यूम मेंटेन रहे। ठीक है जी। ये स्ट्रेटेजी तब काम करती है जब प्रोडक्ट अभी भी पॉपुलर है लेकिन एक्सक्लूसिविटी कम हो जाती है। ठीक है। अब कैसे काम करती है? फर्म प्राइस इंक्रीमेंटली कम करती है ताकि कॉम्पिटिटिव रहे, डिस्काउंट्स, बंडल्स या लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू भी सेल्स को बूस्ट किया जा सकता है। अब आता है व्हाई इट वर्क्स। ठीक है। रिटेन करती है कस्टमर को, लोअर प्राइसेस कॉम्पिटिटर्स के सस्ते अल्टरनेटिव से कंपीट करते हैं, मेंटेन करती है वॉल्यूम को, सेल्स घटने से रोका जा सकता है, लाइफ साइकिल को एक्सटेंशन मिलती है, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्गर रेलेवेंट रखा जाता है। ठीक है। अब इसमें भी चैलेंजेस आएंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकते हैं, प्राइस वॉर्स ट्रिगर हो सकती है, सो इनको टैकल ऑन करना पड़ेगा। अब आता है मेन चीज, आती है लार्ज प्राइस कट्स। व्हाई लार्ज प्राइस कट्स? देखो, जब प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में जाता है, मतलब मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है, सबने खरीद लिया, सब्स्टिट्यूट्स या न्यू टेक्नोलॉजीज पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस करने लगती हैं, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस का के बहुत नजदीक जा चुका है,
तब फर्म लार्ज प्राइस कट्स लगाते हैं ताकि डिमांड को स्टिमुलेट हो, जो कस्टमर्स अभी तक नहीं खरीदे वो खरीद सकें इसको, इन्वेंट्री क्लियर हो जाए बिफोर प्रोडक्ट बिल्कुल ही फेज आउट होने से पहले इन्वेंट्री को क्लियर करो, लास्ट माइल प्रॉफिट्स आपको मिल सके। अब ये चीज काम कैसे करती है, हैवी डिस्काउंट्स, क्लियरेंस सेल या बंडल ऑफर्स लॉन्च किए जाते हैं, प्राइस कट्स अग्रेसिव होते हैं ताकि रिमेनिंग स्टॉक जल्दी से बेचा जा सके, ठीक है। अब वाई क्यों लार्ज प्राइस कट्स होते हैं, कि एक तो इस आपकी जो ये एक मेन चीज है, इन्वेंट्री क्लियर हो जाती है, अनसोल्ड स्टॉक का कॉस्ट घटता है, सेल्स बूस्ट होती है, लास्ट मिनट बायर्स को अट्रैक्ट करती है, रेवेन्यू एक्सटेंड होता है, प्रोडक्ट्स के एंड में थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाता है। चैलेंजेस की बात करें, ब्रांड इमेज को प्रीमियम सेगमेंट में नुकसान हो सकता है, प्रॉफिट्स बहुत लो हो सकते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग वो स्ट्रेटेजी है जहां फर्म मेन प्रोडक्ट को रिलेटिवली लो प्राइस पे बेचती है, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट्री या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स लाइक जो मेन प्रोडक्ट के यूज के लिए जरूरी होते हैं पे उन पे हाई मार्कअप्स लगाती है। गोल यही है, लो प्राइस मेन प्रोडक्ट से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और हाई प्राइस कंज्यूमेबल से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को बनाना। अब ये काम कैसे करती है, यानी जो मेन प्रोडक्ट है सस्ता रखा जाता है ताकि एंट्री बैरियर लो हो, लाइक रेजर या प्रिंटर इसकी एग्जांपल ले लो, जो उसके कंज्यूमेबल्स हैं यानी इनके प्राइसेस हाई होते हैं क्योंकि कस्टमर इन्हें रैपिडली खरीदते हैं, रेजर ब्लेड्स या इंक कार्ट्रिजेस प्रिंटर के केस में उनसे पूरा प्रॉफिट को कवर अप किया जाता है, ठीक है जी। एग्जांपल देता हूं, जिलेट रेजर सस्ते होते हैं ऐसे 200 रुपए का, लेकिन ब्लेड्स कॉस्टली यानी 500 पर पैक, कस्टमर रेजर खरीद लेते हैं पर ब्लेड्स के हाई प्राइसेस से जिलेट का असली प्रॉफिट होता है, यही केस प्रिंटर के केसेस में है, ठीक है। अब आता है व्हाई कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग वर्क्स। एक तो लो एंट्री कॉस्ट, सस्ते में प्रोडक्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, रेकरिंग रेवेन्यू, कंज्यूमेबल से स्टेडी इनकम होती है, कंसिस्टेंट इनकम होती है, कस्टमर लॉक इन, एक बार में प्रोडक्ट खरीद लिया कस्टमर्स कंज्यूमेबल के लिए बंध जाते हैं, वो उसको लेंगे ही लेंगे। चैलेंजेस की बात करें, कस्टमर्स हाई कंज्यूमेबल प्राइसेस से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर सस्ता अल्टरनेटिव लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कुछ और प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जो पेपर में पूछी जाती हैं, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग ये स्ट्रेटेजी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज जैसे यूटिलिटीज, टेलीकॉम में यूज होती है, जहां रेगुलेटरी बॉडीज प्राइसेस सेट करती हैं ताकि फर्म्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स पे डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिले, कंज्यूमर्स को एक्सेसिव प्राइसिंग से बचाया जा सके। अब ये काम कैसे करती हैं, रेगुलेटर एक एक्सेप्टेबल रेट रिटर्न रेट डिसाइड करता है, से 8% ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, प्राइजेस इस तरह से सेट किए जाते हैं कि फर्म कॉस्ट कवर करे और टारगेट रिटर्न को अर्न करे। अब नेक्स्ट आता है प्राइस लाइनिंग। प्राइस लाइनिंग भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। प्राइस लाइनिंग ये प्रैक्टिस है जहां फर्म एक प्राइस टारगेट सेट करती है और उसके अराउंड अलग अलग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करती हैं ताकि टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। हर प्राइस लाइन एक स्पेशल क्वालिटी, फीचर्स या एट्रीब्यूट्स के साथ होती है, कस्टमर्स अपने बजट और नीड्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइस सीलिंग एंड उसके इम्पैक्ट्स। प्राइस सीलिंग ये गवर्नमेंट इम्पोज्ड मैक्सिमम प्राइस है जो मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया जाता है ताकि कंज्यूमर्स को लो प्राइसेस मिले, पर इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो शॉर्टेज हो जाती है कमोडिटी की, जब प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम से कम होती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है क्योंकि प्राइस लो है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड घट जाती है क्योंकि प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट कम मिलते हैं। इसके रिजल्ट में कमोडिटी की शॉर्टेज होती है यानी डिमांड सप्लाई से बड़ी हो जाती है। सेकंड मेन है ब्लैक मार्केटिंग। ये दोनों रीजन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। शॉर्टेज की वजह से ब्लैक मार्केट से मर्ज करते हैं जहां गुड्स इलीगली हायर प्राइसेस पे बेचे जाते हैं। सेलर्स प्राइस सीलिंग बाईपास करने के लिए अंडरग्राउंड मार्केट्स में हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। देखो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एक न्यू प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के हर स्टेज के लिए एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। स्कीमिंग प्राइसिंग इंट्रोडक्शन में अर्ली अडॉप्टर से हाई प्रॉफिट दिलाती है, ग्रेजुअल प्राइस राइज ग्रोथ फेज में ट्रैक्शन के फायदा उठाता है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और मार्केट सेगमेंटेशन ग्रोथ को सस्टेन करती है, ग्रेजुअल प्राइस रिडक्शन मैच्योरिटी में मार्केट शेयर को रिटेन करती है और लार्ज प्राइस कट से डिक्लाइन में लास्ट माइल रेवेन्यूज देते हैं। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के लिए कस्टमर्स को लॉक इन करती है। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, प्राइस लाइनिंग और प्राइस सीलिंग स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल देती है, लेकिन प्राइस सीलिंग के साइड इफेक्ट्स जैसे शॉर्टेजेस और ब्लैक मार्केटिंग चैलेंजेस लाते हैं। इनको आपको टैकल करना पड़ता है, ठीक है।
अब आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। देखो जब बात आती है एक न्यू प्रोडक्ट की मार्केट जर्नी की, तो उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी एक रोड मैप होता है जो 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। हर स्टेज में मेन मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन और कस्टमर बिहेवियर अलग होते हैं, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी उसके हिसाब से बदलनी पड़ती है। साथ ही एक्सटर्नल फैक्टर जैसे ग्लोबल मार्केट साइज, डेमोग्राफिक चेंजेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक नीति आयोग की विजन भी प्राइसिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजीज पे असर डालती है। इस टॉपिक में हम पीएलसी के हर स्टेज के प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को डिकोड करेंगे और रिलेटेड कॉन्सेप्ट जैसे स्नॉब इफेक्ट, शटडाउन पॉइंट और डिफेंस स्ट्रेटेजीज को भी कनेक्ट करेंगे जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो जो सबसे पहले पीएलसी स्टेजेस और प्राइसिंग, इंट्रोडक्शन से डिक्लाइन तक प्राइसिंग कैसे बदलती है, कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स, हर स्टेज में कॉम्पिटिटर्स का रोल क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, स्नॉब इफेक्ट, शटडाउन पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस और मोर, ये सारे स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर, ग्लोबलाइजेशन, नीति आयोग और डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इस सबको हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। देखो नंबर 1 आता है हमारे पास पीएलसी स्टेजेस और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। देखो पीएलसी यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हर स्टेज में प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अलग होती है क्योंकि मार्केट डायनामिक्स और कॉम्पिटिशन बदलते हैं। चलो एक एक स्टेज को डिटेल में देखते हैं फिर अगेन। नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्टेज, व्हाट्स हैपनिंग। देखो ये स्टेज क्या है, जब प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च होता है, मार्केट में फ्यू कॉम्पिटिटर्स होते हैं, यूजुअली डोमेस्टिक प्लेयर्स जो सेम कैटेगरी में ट्राई कर रहे होते हैं। गोल है मार्केट एंट्री और ब्रांड अवेयरनेस को बिल्ड करना। ठीक है। स्ट्रेटेजी की बात करें, फर्म प्राइस को मैच या बीट करती है कॉम्पिटिटर के प्राइस से ताकि कस्टमर्स उसका प्रोडक्ट ट्राई करें। अगर प्रोडक्ट यूनिक है थोड़ा प्रीमियम प्राइस रखा जा सकता है, लेकिन यूजली प्राइस कॉम्पिटिटिव रखा जाता है ताकि इनिशियल सेल्स हो सके। अब ये स्ट्रेटेजी क्यों, न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में फुटहोल्ड चाहिए और हाई प्राइसेस से कस्टमर्स दूर जा सकते हैं। मैचिंग या बीटिंग कॉम्पिटिटर्स का प्राइस रिस्क कम करता है और अर्ली अडॉप्टर्स को अट्रैक्ट करता है। अगर मैं आपको बताऊं, एक न्यू सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड लॉन्च होता है, अगर कोक और पेप्सी 30 रुपए पर बोतल चार्ज करते हैं, नया ब्रांड 25 से 30 रुपए रखता है ताकि कस्टमर्स उसे ट्राई कर सके। ठीक है जी। सेकेंड स्टेज में चलते हैं। सेकेंड स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज। प्रोडक्ट अब ट्रैक्शन गेन कर रहा है, सेल्स बढ़ रही हैं और कस्टमर्स बेस ग्रो हो रहा है। कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम हाई इनकम कंट्री से लाइक यूएस, जापान अपने डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए सिमिलर प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ता है। गोल है मार्केट शेयर कैप्चर करना और ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाना। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी यूज होती है, लो प्राइस रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और मार्केट शेयर बढ़े। अब लो प्राइस से कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब यही स्ट्रेटेजी क्यों ग्रोथ स्टेज में वॉल्यूम सेल्स जरूरी होती है ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले। ठीक है जी। लो प्राइस ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करता है और न्यू मार्केट्स में पेनिट्रेशन को बूस्ट करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक न्यू स्मार्टफोन ब्रांड ग्रोथ फेज में अपना फोन 15,000 रुपए में बेचता है, जबकि कॉम्पिटिटर्स 20,000 रुपए चार्ज करते हैं। इससे सेल्स वॉल्यूम बढ़ती है और ब्रांड पॉपुलर हो जाता है। ठीक है। आगे आती है थर्ड स्टेज जो है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। प्रोडक्ट अब मैच्योरिटी स्टेज में है, सेल्स स्टेबल होती हैं और मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है। कंपनीज फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव कंट्री यानी जहां प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है में एक्सपोर्ट करना शुरू करती हैं, तो कंपटीशन इंटेंस हो जाता है। गोल है प्रॉफिट्स मेंटेन करना और मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करना। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करें, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज होती है। प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट यानी फिक्स प्लस वेरिएबल प्लस मार्कअप जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये स्टेबल प्राइसिंग देता है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रॉफिट सस्टेन करता है। अब यही स्ट्रेटेजी क्यों, मैच्योरिटी में सेल्स ग्रोथ स्लो हो जाती है तो फर्म्स फोकस ऑन कॉस्ट रिकवरी और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पे करती हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिंपल है और मार्केट में प्राइस वॉश से आपको बचाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक डिटर्जेंट ब्रांड मैच्योरिटी में अपना प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट से उसको 50 रुपए पर केजी पड़ रहा है और उसने 20% मार्कअप रखा है, तो फाइनल प्राइस 60 रुपए होता है। ये प्राइस मार्केट में स्टेबल रहता है। ठीक है जी। फोर्थ स्टेज आती है डिक्लाइन स्टेज, जो लास्ट स्टेज है। देखो प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में सेल्स घट रही हैं क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज या सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में आ चुके हैं। कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोडक्शन शुरू करते हैं लोअर कॉस्ट के लिए, तो प्राइस कंपटीशन बढ़ जाता है। गोल है इन्वेंट्री क्लियर करना और लास्ट माइल प्रॉफिट्स को कमाना। अगर इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्राइस रिडक्शन स्ट्रेटेजी यूज होती है, हैवी डिस्काउंट्स या क्लियरेंस सेल से प्राइसेस कम किए जाते हैं। ये रिमेनिंग स्टॉक सेल करना और
प्रोडक्ट फेज आउट से पहले थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया जाता है। अब यही स्ट्रेटेजी क्यों? डिक्लाइन में डिमांड लो होती है तो लो प्राइस से बचे हुए कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट घटने के लिए जल्दी सेल करना बहुत जरूरी है घटाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक ओल्ड स्मार्टफोन मॉडल से 2 साल पुराना का प्राइस 20,000 रुपए से 12,000 रुपए हो जाता है ताकि स्टॉक क्लियर हो जाए, नया मॉडल लॉन्च होता है इसी कारण, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है कंपटीशन डायनामिक्स अक्रॉस पीएलसी स्टेजेस। देखो पीएलसी के हर स्टेज में कंपटीशन का नेचर बदलता है जो प्राइसिंग और स्ट्रेटेजी को शेप करता है। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन में अ फ्यू कॉम्पिटिटर्स एट होम। देखो प्रोडक्ट लॉन्च होता है इनोवेटिंग कंट्री में से इंडिया या यूएस, और सिर्फ डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे होते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या बढ़ता है? कंपटीशन लो होती है तो फर्म्स थोड़ी प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी रखती हैं, लेकिन यूजुअली कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को मैच या बीट करना पड़ता है ताकि मार्केट एंट्री हो। सेकेंड आती है ग्रोथ। कॉम्पिटिटर्स इन हाई इनकम कंट्री। जब प्रोडक्ट ग्रोथ फेज में जाता है, हाई इनकम कंट्री लाइक यूएस, जापान, जर्मनी के फर्म्स अपने मार्केट्स के लिए सिमिलर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ये फर्म्स अभी इनोवेटिंग कंट्री में compete नहीं करती, लेकिन उनका प्रेजेंस ग्लोबल कंपटीशन का सिग्नल देता है। फर्म्स लो प्राइसिंग यानी पेनिट्रेशन यूज करते हैं ताकि अपना मार्केट शेयर को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। फिर आता है मैच्योरिटी, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज। मैच्योरिटी में हाई इनकम कंट्रीज के फर्म्स इनोवेटिंग कंट्री में एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं तो कंपटीशन इंटेंस हो जाता है। इंपैक्ट क्या पड़ता है? फर्म्स कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज करती हैं ताकि स्टेबल प्रॉफिट्स मिले और प्राइस वॉर से बचा जाए। ब्रांड लॉयल्टी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी जरूरी हो जाती है। एंड लास्ट स्टेज आती है डिक्लाइन प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। डिक्लाइन में हाई इनकम कंट्रीज का कॉम्पिटिटर्स डेवलपिंग कंट्रीज से लाइक वियतनाम, इंडिया में प्रोडक्शन शुरू करते हैं क्योंकि लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन प्राइस कंपटीशन बढ़ाती है तो फर्म्स हैवी प्राइस कट्स लगाती हैं ताकि मार्केट में जो बचे रहे हैं या स्टॉक क्लियर करा जाए, ठीक है जी। होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले आता है स्नॉब इफेक्ट, ठीक है जी। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट वो फिनोमिना है जहां कंज्यूमर्स एक प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देते हैं जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है या ज्यादा लोग उसे कंज्यूम करने लगते हैं। ये लोग एक्सक्लूसिविटी और यूनिकनेस चाहते हैं, तब जब प्रोडक्ट कॉमन हो जाता है वो यूज अवॉइड करते हैं। अब ये पीएलसी के साथ इसका क्या लेना देना है? ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सो नंबर 1, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ। स्नॉब इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि प्रोडक्ट न्यू और एक्सक्लूसिव होता है। हाई प्राइसेस और लिमिटेड अवेलेबिलिटी से प्रीमियम कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। फिर आती है मैच्योरिटी और डिक्लाइन। जब प्रोडक्ट मास मार्केट तक पहुंचता है, स्नॉब इफेक्ट से डिमांड घट सकती है क्योंकि एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा शटडाउन पॉइंट ऑफ अ मल्टी कमोडिटी फर्म। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शटडाउन पॉइंट वो कंडीशन है जहां एक मल्टी कमोडिटी फर्म को शॉर्ट रन में ऑपरेशंस बंद करने पड़ते हैं क्योंकि रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पाता। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू के कंपैरिजन से डिसाइड होता है। कंडीशन यही है, शटडाउन तब होता है जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ग्रेटर हो जाती है एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू से। मतलब अगर फर्म्स को एक यूनिट बेचने से जो रेवेन्यू मिलता है वो उस यूनिट के वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो लॉसेस मिनिमाइज करने के लिए शटडाउन बेटर है। अगर इसके की फैक्टर्स की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, वेरिएबल कॉस्ट यानी लेबर, रॉ मटेरियल पर यूनिट की होती है। एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव्ड, रेवेन्यू पर यूनिट फ्रॉम सेल्स जो आप रिसीव कर रहे हो। अब शटडाउन के अगर मैं आपको एक्शंस बताऊं, नो बाइंग और सेलिंग, फर्म मार्केट एक्टिविटीज बंद कर देती है। नो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन रोक दिया जाता है। एसेट सोल्ड या डिस्पोज्ड, इक्विपमेंट या इन्वेंटरी बेच दिया जाता है। रिटर्न कैपिटल टू ओनर, बचा हुआ कैपिटल ओनर्स को वापस किया जाता है। ये कुछ एक्टिविटीज है। अब नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जहां क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड होती है। ये मार्केट का नेचुरल बैलेंस पॉइंट है
जहां बायर्स और सेलर्स दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, कोई शॉर्टेज या सरप्लस नहीं होती। अगर एक बार इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो जाए, वो परसिस्ट करता है जब तक एक्सटर्नल फैक्टर जैसे डिमांड सप्लाई शिफ्ट नहीं होते उसे चेंज ना करें। ठीक है जी। इसका अगर पीएलसी से रिलेशन देखें, इंट्रोडक्शन में इक्विलिब्रियम प्राइस हाई हो सकता है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड और डिमांड इनइलास्टिक होती है। ग्रोथ और मैच्योरिटी में कंपटीशन से सप्लाई बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस घट सकता है। डिक्लाइन स्टेज में डिमांड घटने से इक्विलिब्रियम प्राइस और नीचे जाता है। ठीक है जी। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन एक्सटर्नल फैक्टर्स करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। प्राइसिंग और पीएससी स्ट्रेटेजीज मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर से भी अफेक्ट होती हैं। नंबर 1 साइज ऑफ मार्केट यानी ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। ग्लोबल मार्केट साइज प्राइसिंग को शेप करता है। बड़े मार्केट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल से लो प्राइसेस पॉसिबल होते हैं। एग्जांपल लगा लो, टाटा मोटर्स ग्लोबल ईवी मार्केट में लो कॉस्ट ईवीज ऑफर करती है क्योंकि स्केल बड़ा है। सेकेंड आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, नॉन इकोनॉमिक है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक लाइक आपकी एज, इनकम, अर्बन और रूरल डिमांड और प्राइसिंग अफेक्ट करती हैं। अगर एग्जांपल दूं, इंडिया के यंग अर्बन पॉपुलेशन के लिए ज़ेप्टो लो प्राइस क्विक डिलीवरी प्लान्स रखता है। थर्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सपोर्ट फोकस्ड फर्म्स को लो कॉस्ट प्रोडक्शन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देती हैं। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर लो प्राइसेस रखते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलती हैं। फोर्थ आता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो ग्लोबलाइजेशन, एमएनसीज ग्लोबल स्केल और रिसोर्सेज से प्राइसिंग पावर रखती हैं। एग्जांपल अमेजॉन इंडिया में लो प्राइसेस रखता है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी। ये अगेन क्वेश्चन था, मैचिंग का क्वेश्चन था, उन्होंने मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर को मैच करने के लिए कहा था। अब नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट बिहेवियर। ये अगेन क्वेश्चन है। देखो, फर्म प्राइसिंग के लिए कॉस्ट को एनालाइज करती है और ये मेथड्स यूज होते हैं। नंबर 1 हाई एंड लो पॉइंट मेथड। कॉस्ट को हाई और लो एक्टिविटी लेवल्स पे कंपेयर करके बिहेवियर समझा जाता है। लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से कॉस्ट और एक्टिविटी का रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है। थर्ड आता है काउंटिंग और एनालिटिकल अप्रोच, कॉस्ट कंपोनेंट लाइक फिक्स्ड वेरिएबल को ब्रेक डाउन करके बिहेवियर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है नीति आयोग। देखो, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक पॉलिसी थिंकिंग टैंक है जो 2015 में प्लानिंग कमीशन की रिप्लेसमेंट के रूप में बना था। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बनाता है, 15 ईयर विजन और 3 ईयर एक्शन एजेंडास, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सस्टेनेबल ग्रोथ पे इसका मेन फोकस है। इंपैक्ट करता है प्राइसिंग को। नीति आयोग की पॉलिसी से लाइक ईवी की सब्सिडीज फॉर्म के प्राइसिंग डिसीजंस को शेप करती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, डिफेंस स्ट्रेटेजीज फॉर मार्केट लीडर्स। मार्केट लीडर्स अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। नंबर 1 आता है मोबाइल डिफेंस। लीडर अपना डोमेन न्यू टेरिटरीज में एक्सपेंड करता है वाया मार्केट ब्रॉडनिंग, न्यू सेगमेंट्स के थ्रू और डाइवर्सिफिकेशन न्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू। एग्जांपल लगा लो, जियो टेलीकॉम से स्ट्रीमिंग लाइक जियो सिनेमा और क्लाउड सर्विसेज में एक्सपेंड करता है। सेकेंड आता है कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस, वीक मार्केट छोड़कर रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग मार्केट्स में लगाए जाते हैं। एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लो परफॉर्मिंग रूरल स्किन केयर सेगमेंट छोड़ देता है और अर्बन प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है। थर्ड आता है पोजीशन डिफेंस, ब्रांड को कंज्यूमर्स के माइंड में इम्प्रेग्नेबल बनाया जाता है वाया स्ट्रॉन्ग पोजीशन। फॉर एग्जांपल अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया पोजीशनिंग से डायरी मार्केट में अनबीटेबल है। ठीक है जी। ये अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तीनों स्ट्रेटेजीज पूछी गई थी। नेक्स्ट आता है क्लासिक इकोनॉमिक टेक्स्ट एंड देयर रेलेवेंस। कुछ फंडामेंटल इकोनॉमिक बुक्स ने पीएलसी और प्राइसिंग कॉन्सेप्ट्स को शेप किया है। नंबर 1 द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने 1776 में दी थी। कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट्स के प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किए। रेलेवेंस क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट कंपटीशन के बेस यहीं से आते हैं। ठीक है। सेकेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, डेविड रिकार्डो ने 1817 में। ठीक है जी। इसके ईयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कंपैरेटिव एडवांटेज और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कॉन्सेप्ट्स दिए। रेलेवेंस है प्राइसिंग में कॉस्ट स्ट्रक्चर्स और ट्रेड पॉलिसीज को समझना में हेल्प करते हैं। थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, थॉमस माल्थस ने 1798 में दी थी बुक। पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स स्कार्सिटी का थ्योरी दिया। रेलेवेंस है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट और डिमांड डायनामिक्स को एक्सप्लेन करता है। एंड लास्ट आता है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स ने 1867 में दी थी।
कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन और क्लास स्ट्रगल का एनालिसिस किया। रेलेवेंस प्राइसिंग में लेबर कॉस्ट और मार्केट पावर के सोशल इंपैक्ट्स को हाईलाइट करता है। ठीक है, सो अगर मैं इसको वाइंड अप करूं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एक डायनामिक गेम है जो मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इंट्रोडक्शन में प्राइस मैचिंग से एंट्री होती है, ग्रोथ में पेनिट्रेशन से मार्केट कैप्चर होता है, मैच्योरिटी में कॉस्ट प्लस प्राइसिंग से स्टेबिलिटी आती है और डिक्लाइन में प्राइस कट से लास्ट माइल रेवेन्यू मिलते हैं। स्नॉब इफेक्ट एक्सक्लूसिविटी ड्रिवन डिमांड को दिखाता है, शटडाउन पॉइंट लॉसेस के अगेंस्ट सर्वाइवल का डिसीजन बताता है और इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट बैलेंस का कोर है। नीति आयोग, ग्लोबलाइजेशन और डिफेंस स्ट्रेटेजीज प्राइसिंग को मैक्रो लेवल पे शेप करती हैं। सो इसके साथ आज का हमारा टॉपिक और यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की पूरी इंक्लूसिव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा दिए, वो कंप्लीट होती है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पूरा सिलेबस अब यूनिट 4 हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस फाइनेंस की। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपका पेपर 2 का करवाया जाएगा। रिवीजन सीरीज दोनों की, पेपर 1 और आपकी पेपर 2 कॉमर्स की, यूट्यूब पे कंडक्ट की जा रही है। इवन टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है। सो तैयारी अच्छे से करो। टारगेट यही है कि आपका जेआरएफ प्लस यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर क्लासेस वॉच नहीं करोगे आपको चीजें नहीं समझ आएंगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा है या जो आपका नॉर्मल कंटेंट कौन सा है। सो डू वॉच क्लासेस, इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स एंड न्यू यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।